अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अकाउंटेंसी यूनियन। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग MA 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। MA 2 का चैप्टर 2 रिलेटेड टू कॉस्ट है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है और कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने कैसे करनी है और कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने की रीजन क्या है, इसको हम क्यों क्लासीफाई करेंगे। देखिए, कोई भी टॉपिक होता है उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले उस रीजन जानी जाती है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ने लगे। हम लोग बेसिकली जो पेपर पढ़ रहे हैं वो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पेपर का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो पेपर है वो बेसिकली, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग कॉस्ट, हम कोई भी बिजनेस करेंगे, डेफिनेटली हम ये डिग्री बिजनेस जो ACCA है या कोई भी बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, वो जब रियल लाइफ के अंदर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए, आप जब बिजनेस करते हैं तो आपकी इंटेंशन होती है प्रॉफिट अर्निंग। इंटेंशंस आपकी क्या थी? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे बिठाए प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट लेने के लिए आपको पहले कुछ कॉस्ट लगानी पड़ती है। कॉस्ट बेसिकली क्या है? आपके खर्चे। आपको पहले कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सर्व करना पड़ता है, यानी कि कुछ पैसे आपको पहले शुरू में लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसे लेट सपोज अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें हमें जो भी बिजनेस स्टार्ट हम कर रहे हैं, लेट सपोज हम कोई क्लॉथिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ क्लॉथ्स चाहिए होंगे, बिल्डिंग चाहिए होगी, उसका रेंट देना पड़ेगा, या बिल्डिंग हमारी अपनी भी है, हमें बिजली के बिल्स देने होंगे, हमें वो ड्रेसेस बनाने वाले जो लोग होंगे उनको पेमेंट करनी होगी, हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो हर एक चीज खरीदने के लिए पहले हमें कॉस्ट यानी कि पैसे चाहिए होंगे। तो कॉस्ट लगाने के बाद ही हमारा हम प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो पहले कॉस्ट लगेगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हमने सेल कितने में किया, देन हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो बिजनेस के अंदर जब आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है तो डिफरेंट क्लासेस के अंदर रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि आपको एज अ मैनेजर, एज एन अकाउंटेंट ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी कॉस्ट क्या शो कर रही है, कौन सी कॉस्ट आपने कहाँ पे लिखी हुई है और किस कॉस्ट का क्या मतलब है। तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉस्ट क्या है। कॉस्ट बेसिकली आपकी मनी है जो आप स्पेंड करते हैं कोई भी चीज अक्वायर करने के लिए। मनी जो हम स्पेंड करेंगे कुछ भी, लेट सपोज आप गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ चीजें आइटम्स नहीं होती, गुड्स या सर्विसेज अक्वायर करने के लिए हम जो पैसे लगा रहे होते हैं, ये हमारी कॉस्ट होती है। मनी हम जो स्पेंड करेंगे, तो बेसिकली वो हमारा खर्चा हो रहा होता है, हम वो पैसे लगा रहे होते हैं, उससे हमने आगे फिर बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। ओके, क्लासिफिकेशन वर्ड का क्या मतलब है? कॉस्ट तो हमारी वो है जो मनी स्पेंड करेंगे हम, जिससे हमने कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज लेनी है, कोई भी चीज जो हमारे लेबर्स हैं उनको पे करना है, हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमने मीट करने हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब देखें क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासेस बनाना। क्लासेस बनाने का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। हम यूं कहेंगे कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा, वर्ड क्लासिफिकेशन, डिवाइडिंग समथिंग इनटू ग्रुप्स। हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर किसी चीज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं, किस बेस पे करेंगे? डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें, हम किसी भी चीज को उसकी बेस के ऊपर हम डिवाइड करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ बेस रिक्वायर्ड होती है, या कुछ बेस, या आप ये कह सकते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो वर्ड कॉस्ट क्या है? वर्ड कॉस्ट है वो मनी जो आप स्पेंड करेंगे कोई भी चीज बाय करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, वट एवर गुड्स हैं या सर्विसेज हैं,
क्लासिफिकेशन क्या है? डिवाइड करना, किसी भी चीज को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देने के प्रोसेस को, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देने के प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे देखें, फॉर एग्जांपल, हम अगर क्लासिफिकेशन की एग्जांपल लें, एक स्कूल है। अब स्कूल के अंदर डिफरेंट, अगर आप लोग देखें स्कूल के अंदर, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं तो स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अगर 1000 है, लेट सपोज एक स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसकी क्लास बनाओ। आप सबसे पहली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्लास बनाने के लिए। पहली क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं बाय जेंडर, कि जेंडर की बेस पे आपके पास कौन सी क्लासेस बनती हैं। तो जेंडर की बेस पे हम मेल एंड फीमेल क्लासेस बना लेंगे। तो देखें, एक चीज को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फिर अगर आप ये भी देखना चाह रहे हो कि मेल एंड फीमेल को कंबाइन करके हमारे पास कौन कौन से ग्रेड्स बनते हैं, तो ग्रेड 1 होगा, ग्रेड 2 होगा, ग्रेड 3 होगा। तो अप टू सो ऑन, जितना भी, जितनी भी क्लासेस तक आपका, जितना भी लेवल तक आपका स्कूल है, तो उतने ग्रेड्स बन जाएंगे। तो हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन या डिफरेंट क्लासेस बना के इस तरह से चीजों को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है? हम यहाँ पे अभी हमने दोनों वर्ड्स को सेपरेटली डिस्क्राइब किया कि दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके अ, उसी, जो हमने आसान वर्डिंग के अंदर कहा कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट को सेपरेटली और क्लासिफिकेशन को सेपरेटली, उसी को कंबाइन करके अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या बनता है? हम यूं कह सकते हैं कि डिवाइडिंग कॉस्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिकल वेज। हम डिफरेंट लॉजिकल वेज के अकॉर्डिंग कॉस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या आप ग्रुप्स या पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं कॉस्ट को डिफरेंट लॉजिकल वेज के अकॉर्डिंग। उस इस चीज को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। मीन्स कि हमें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करनी है। तो डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम कॉस्ट को क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड मैंने यूज किया है, लॉजिकल वेज। ये लॉजिकल वेज कौन कौन से होंगे? बेसिकली जो MA1 या कॉस्ट क्लासिफिकेशन, MA1 का सब्जेक्ट है या MA2 का सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के लॉजिकल वेज पढ़ते हैं, वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन के 4 लॉजिकल वेज हैं। 4 लॉजिकल वेज ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन है। 4 तरह के लॉजिकल वेज हैं, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। 4 लॉजिकल वेज के अंदर के 4 तरह से हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करेंगे। 4 लॉजिकल वेज के अंदर अगर हम कॉस्ट को क्लासीफाई करें तो 4 लॉजिकल वेज में वे 1 बनता है। लॉजिकल वेज मीन्स के कोई पीछे जो सेंस बनाते हैं, मीन्स के कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बेस पे अगर हम कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लेके जाएं, तो सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन बनती है बाय एलिमेंट। उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन बनती है बाय फंक्शन। उसके बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन बनती है बाय नेचर, एंड देन लास्ट इज बाय बिहेवियर। तो ये 4 वेज हैं जिस से के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। अब वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जो वेज हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन के वेज। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमने बात की बाय एलिमेंट की। बाय एलिमेंट हम देख लेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। फिर हम बाय नेचर की बात कर लेंगे कि बाय नेचर के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट क्लासिफिकेशन आती है। देन हम बात कर लेंगे बाय फंक्शन, फंक्शन कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी आती है। देन हम बात कर लेंगे बाय बिहेवियर, लास्ट पे हम बात कर लेंगे बाय बिहेवियर।
सो बाय एलिमेंट अगर हम लोग बात करें तो एलिमेंट बेसिकली, एलिमेंट हिस्सा जो होता है वो किसी भी कॉस्ट का मेन पार्ट होता है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो मेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट होते हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कॉस्ट के, मेन पार्ट्स यानी कि जो मेजर पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन कॉस्ट का कैसे आता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। मेजर पोर्शन अगर हम लोग देखें तो मेजर के अंदर हमारे पास तीन कॉस्ट आती हैं। मेजर के अंदर हमारे पास आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट में, नंबर वन इज मटेरियल, नंबर टू इज लेबर, एंड थर्ड नंबर इज एक्सपेंसेस। वन बाय वन इनको हम देखते हैं कि मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, मेन पार्ट ऑफ द कॉस्ट। देखिए किसी भी प्रोडक्ट का जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या जिसको हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हमें क्या करना होता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी होती है, यानी कि कोई चीज बनानी होती है। तो लेट सपोज अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, उस प्रोडक्ट को बना के देने के लिए हमें कोई पर्सन रिक्वायर्ड होगा जो कि टाइम लगा के हमें वो यूनिट प्रोड्यूस करके देगा। और एक्सपेंसेस भी हमें अदर करने पड़ेंगे, बिजली का बिल देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, मशीन डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल, अगर हम मेन पार्ट एलिमेंट कॉस्ट के अंदर देखें तो मटेरियल क्या चीज है। मटेरियल बेसिकली क्या चीज होती है, एनी कंपोनेंट। मटेरियल क्या चीज होती है, एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब कोई भी चीज जो इन्वॉल्व होगी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, एनी कंपोनेंट इन्वॉल्व इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा दैट इज मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आसान वर्डिंग के अंदर इस चीज की एग्जांपल लें कि मटेरियल कंपोनेंट क्या मतलब होगा इसका। फॉर एग्जाम्पल देखें, लेट सपोज हमारी प्रोडक्ट है फॉर अ शर्ट। अगर हम एक शर्ट बना रहे हैं सो क्लॉथ इज मटेरियल, क्लॉथ इज मटेरियल, यानी कि हम शर्ट बना रहे हैं तो क्लॉथ कपड़ा उसके लिए मटेरियल है, कपड़ा लगेगा तो शर्ट तैयार होगी। अगर हम यूं बात करें कि अगर हम फॉर अ चेयर की बात करें, कोई हम चेयर बना रहे हैं तो इट मीन्स वुड इज अ मटेरियल, वुड इज अ मटेरियल, वुड उसके लिए मटेरियल हो जाएगा। तो देखिए कंपोनेंट, कोई भी चीज बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं वो मटेरियल होता है। इसी तरह मटेरियल डिफरेंट तरह के होते हैं। देखें इन चीजों को बनाने के लिए अगर आपको प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज आल्सो मटेरियल। हम कोई घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए ब्रिक्स हमारा मटेरियल होता है, यानी कि ईंटें हमारा मटेरियल होता है, डोर्स हमारे मटेरियल होते हैं, विंडोज हमारे मटेरियल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि कंपोनेंट्स हैं किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। तो मटेरियल, अब देखें हम बात कर रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की। तो मटेरियल, आप अगर शर्ट, आप अगर बिजनेस कर रहे हो क्लॉथिंग का, तो डेफिनेटली आपको शर्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पहले कपड़ा खरीदना पड़ेगा। ये जो कपड़ा आपने खरीदा है ये डेफिनेटली आपने पे करके खरीदा, ये आपने फ्री में नहीं खरीदा, तो उसको पे करने के लिए आपको आई होगी कॉस्ट। सो इसको फिर हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट, कि मटेरियल खरीदने की हमें कॉस्ट आई, हमने मटेरियल खरीदा उसके ऊपर। अब चेयर्स, टेबल्स, आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहां पे लकड़ी खरीदनी पड़ती है, पहले लकड़ी खरीद के फिर आपको फर्नीचर बना के सेल करना होता है। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मटेरियल होते हैं। अब अगर हम लोग आगे लेबर की बात करें तो लेबर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर की। लेबर हमारे पास क्या होता है, लेबर ह्यूमन कंट्रीब्यूशन होती है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। ह्यूमन कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट, इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हुए किसी पर्सन की कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब जो उस बंदे ने पार्ट दिया है, यानी कि जो उस पर्सन ने, कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जो उस पर्सन ने अपना हिस्सा डाला है, यानी कि उसको उस चीज को बनाने के लिए टाइम दिया है,
दैट टाइम इज बेसिकली लेबर कॉस्ट। अब देखें, जैसे हम लोग ये एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो देखें, जो शर्ट बनेगी, इस शर्ट को बनाने के लिए हमें कोई टेलर चाहिए होगा, इस शर्ट को बनाने के लिए हमें कोई टेलर चाहिए होगा। तो ये टेलर, जो भी पर्सन है, ये टेलर जितने टाइम में हमें शर्ट बना के देगा, उस टाइम के वो पैसे लेगा, उस टाइम की वो सैलरी यानी कि वो पैसे लेगा। तो जो उस बंदे को हमने पैसे दिए हैं, वो लेबर कॉस्ट हो जाएगी, वो हमारी लेबर कॉस्ट हो जाएगी, मतलब हमने वो लेबर को पैसे दिए होंगे। इसी तरह देखें, जो हम चेयर्स बनवा रहे हैं, जो हम कोई और प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, जैसे हम देखें घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने के लिए भी हम जो मिस्त्री मजदूर लगवा रहे होते हैं, उनको भी तो हम पे कर रहे होते हैं ना, उनको भी हम पैसे दे रहे होते हैं। तो घर बनवाने के लिए हमारी लग रही होती है कॉस्ट, यानी कि पहले खर्चा करना पड़ेगा। तो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन यानी कि जो भी टाइम है, जैसे देखें, लेट सपोज यहाँ पे अगर हम देखें, हम ये कहते हैं कि इस पर्सन ने शर्ट को बनाने के लिए, हम यूं कहते हैं कि 2 आवर्स लिए, 2 आवर्स, उसने 2 घंटे में एक शर्ट तैयार की। 2 आवर्स के ऊपर जो पर आवर रेट था, पर आवर का मतलब यह है, पर का मतलब होता है वन, इस पर वर्ड का मतलब है वन, पर सिंगल वन। तो पर आवर, ये जो 1 आवर का रेट है, वो पर आवर रेट यानी कि 1 घंटे का रेट उसका था $10। 1 घंटे का रेट था $10। तो देखें, 10 × 2 इज इक्वल टू $20 हमें उस पर्सन को पे करना पड़ा, किस चीज के लिए, शर्ट स्टिचिंग के लिए। तो डेफिनेटली इसी तरह आप देखें, जो घर बना रहे होते हैं मजदूर मिस्त्री वगैरह, वो उनको भी हम पे कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमें चेयर्स बना के देगा, या कोई भी आप प्रोडक्ट किसी से बनवा रहे हो, जो पर्सन आपने काम करने के लिए रखा है, तो उसको आप पे कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट अराइज होती है, और इसको हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर लेके लिखेंगे, ताकि हमें पता हो कि ये कॉस्ट मटेरियल की है और ये कॉस्ट लेबर की है। क्योंकि आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी कॉस्ट को क्लासीफाई करके हर एक कॉस्ट को सेपरेट सेपरेट लिखना होता है, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि आपका खर्चा ज्यादा किन चीजों में लग रहा है, आप उनको कंट्रोल कैसे कर सकोगे, आप उनके लिए प्लान कैसे बना सकोगे, डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकोगे। वैसे भी कॉस्टिंग हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, एज अ मैनेजर हमने इससे प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कंट्रोल करना है। तो डेफिनेटली हमें पता होगा कि कौन सी कैटेगरी किसके अंदर आ रही है, तो तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड थिंग इज बाय एलिमेंट के अंदर हम थर्ड थिंग जो देखते हैं वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को अगर मैं डिफाइन करूं, तो एक्सपेंसेस को डिफाइन ऐसे किया जाता है, एनीथिंग नीदर मटीरियल, एनीथिंग नीदर मटीरियल नॉर लेबर। इसका क्या मतलब हुआ, एनीथिंग नीदर मटीरियल नॉर लेबर, यानी कि कोई भी चीज जो ना तो मटीरियल है ना ही लेबर है, कोई भी चीज जो ना तो मटीरियल है ना लेबर है, वो हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंसेस कैटेगरी के अंदर चली जाएगी, यानी कि उसको हम मटेरियल लेबर नहीं कह सकते। जैसे आप लोग देखें, लेट सपोज, अब अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ना तो मटेरियल है ना लेबर है, ना उसको मटेरियल की कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, ना लेबर की कैटेगरी के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह देखें, अगर आप जिस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग आपने रेंट पे ली हुई है, आप रेंट पे कर रहे हो, तो रेंट इज नीदर मटेरियल नॉर लेबर, ना तो वो मटेरियल है ना ही वो लेबर है। सो उसको हमने स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर लिखना होगा, और वो कैटेगरी आ जाएगी एक्सपेंसेस, वो कैटेगरी एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा हम मशीन डेप्रिसिएशन कह देंगे। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या चीज होती है, डेप्रिसिएशन आसान वर्डिंग के अंदर अगर हम लोग देखें, तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली डिक्रीज इन द वैल्यू, यानी कि किसी चीज की वैल्यू में कमी। कौन सी चीज की वैल्यू के अंदर कमी, नॉर्मली नॉन करंट एसेट्स, मतलब ये कि जो चीजें, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आपके एसेट्स, यानी कि जो चीजें आपकी जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, उनकी वैल्यू के अंदर जो डिक्रीज आता है। देखें, जैसे हम ये कहते हैं ना कि हमने, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमें एक मशीन दी हुई थी, मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे थे। अब वो मशीन जब शुरू में हम लेते हैं ना, बिल्कुल नई, आज हमने ली है तो वो बिल्कुल नई होगी, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी,
उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती। मतलब शुरू में आज हमने लिया तो इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखें 2 साल बाद 3 साल बाद वो थोड़ी पुरानी हो जाती है, उसका काम थोड़ा स्लो हो जाता है। इसका मतलब टाइम गुजरने के साथ, यूज करने के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो ये सारी चीजें हम किधर लिखेंगे? ये सारी चीजें हम एक्सपेंसेस कैटेगरी के अंदर लिखेंगे। तो ये तीनों चीजें थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। अब हम लोग आगे करने लगे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कॉस्ट क्लासिफिकेशन की पहली कैटेगरी हमने कंप्लीट कर ली है, दैट इज बाय एलिमेंट। एंड बाय एलिमेंट के अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज आती हैं। इसके अंदर फर्दर 3 कैटेगरीज आती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, और ये हमने बात भी कर ली है। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं कि थर्ड हमारी कैटेगरी, सेकंड सॉरी कैटेगरी थी हमारी। सेकंड कैटेगरी वाज बाय नेचर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। तो बाय नेचर हम देखते हैं कि बाय नेचर हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी होती है। पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बाय नेचर का मतलब क्या होगा। बाय नेचर का मतलब हम ये इस तरह से ले सकते हैं कि हम यूं कह सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको आप ट्रेस बैक कर सकते हैं। ट्रेस ट्रेस आउट करने का मतलब ये है, या ट्रेस करने का मतलब, या आप यूं कह सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो मेजर पोर्शन के अंदर लग रही है और जो लेस पोर्शन के अंदर लग रही है। ट्रेस आउट या ट्रेस एबल आप कह सकते हैं, या आइडेंटिफाइएबल कह सकते हैं। कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो मेन पार्ट होती है, जो ज्यादा पोर्शन में लग रही होती है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हाई होती है। ट्रेसेबल, फिर हम यूं कह सकते हैं कि कौन सी कॉस्ट नॉन ट्रेसेबल है, मतलब कौन सी कॉस्ट है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। यूं नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं किया कर सकते। नॉन ट्रेसेबल या नॉन आइडेंटिफाइबल का मतलब है, अनआइडेंटिफाइबल का मतलब ये है कि वो कॉस्ट हम डायरेक्टली नहीं चार्ज करते। इसकी एग्जांपल अभी मैं दूंगी तो बताऊंगी कि कैसे हम कह रहे हैं कि ये ट्रेसेबल है, नॉन ट्रेसेबल। बेसिकली नेचर कैटेगरी के अंदर हमें देखना होता है कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको, जो मेन यानी कि बहुत ज्यादा पोर्शन में लग रही है, जिसको हम एक यूनिट के अंदर देख सकते हैं कि वो कॉस्ट कितनी लग रही है, और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको एक यूनिट के अंदर नहीं मतलब देखा जा सकता है, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। ये इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हमने ट्रेस एबल या ट्रेस आउट या नॉन ट्रेस एबल या नॉन ट्रेस आउट का इफेक्ट देखना होता है, ये किसके अकॉर्डिंग देखना होता है? टू द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, टू द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब यह है कि एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जिस चीज को हम, जो एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जो मेन चीज, मेन हिस्सा होता है, वो ट्रेसेबल होता है या आइडेंटिफाइबल होता है। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो एक प्रोडक्ट के अंदर मतलब डायरेक्टली हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये जो नेचर के अकॉर्डिंग कॉस्ट है, इसको हम ये कह सकते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक हमारे पास आती है डायरेक्ट कैटेगरी, एक आती है इनडायरेक्ट कैटेगरी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो डायरेक्ट का मतलब ये होगा, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट होगी? डायरेक्ट का मतलब ये है कि ये ट्रेसेबल कॉस्ट है, ट्रेसेबल या आइडेंटिफाइएबल कॉस्ट है, आइडेंटिफाइएबल कॉस्ट है। आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि इसकी जो ये इकोनॉमिक वैल्यू है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के अंदर, वन प्रोडक्ट के अंदर, तो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी हाई है, यानी कि वो ज्यादा वैल्यू के अंदर लग रही है, तो तब उसको हम कहेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो वाली होती है जो नॉन ट्रेसेबल होती है, नॉन ट्रेसेबल होगी, नॉन आइडेंटिफाइबल होगी, या आप कह सकते हो कि नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। यहाँ यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट या चार्ज नहीं की जा सकती। वो प्रोडक्ट का बहुत लेस हिस्सा, उसमें प्रोडक्ट के अंदर बहुत लेस हिस्सा उस कॉस्ट का आ रहा होता है। यहाँ पे मेन आपने जो पॉइंट लिखना है, दैट इज लेस इकोनॉमिक वैल्यू।
लेस इकोनॉमिक वैल्यू किस चीज की? अगेंस्ट द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी बहुत लेस वैल्यू है। एग्जाम्पल ये भी करते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जो ट्रेसेबल, नॉन ट्रेसेबल, आइडेंटिफाइबल, नॉन आइडेंटिफाइबल चीजें हैं, ये हमने, मैंने कहा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमने किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने बात करनी है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेसेबल यानी कि डायरेक्ट के अंदर क्या होगा और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होगा। जो डायरेक्ट होती है उसके अंदर देखें हमारे पास आ जाएगा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, इसके अंदर भी एग्जाम्पल आ जाएगी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों चीजों में सेम एग्जांपल आ रही है तो डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, डिफरेंस इन दोनों में है और डिफरेंस हम करेंगे भी। डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है कि डिफरेंस हमें इस तरह से करना है कि देखें, यहाँ पे मैं लिख दूंगी डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे मैं लिख दूंगी डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे मैं लिख दूंगी डायरेक्ट एक्सपेंसिव। यहाँ पे मैंने लिखना है इनडायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे मैंने लिखना है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वर्ड लिख देने से सिर्फ डिफरेंस नहीं क्लियर होगा, अभी हमने इनको डिफरेंट करना है। डायरेक्ट मटेरियल इज बेसिकली मेन मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट। ये मेन या मेजर मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट होता है, मेन या मेजर मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट होता है, मेजर मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट। मेजर मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि एक यूनिट के अगेंस्ट मेजर मटेरियल क्या हो सकता है? जैसे एक शर्ट का देखें, एक शर्ट का जो मेजर मटेरियल है ना, मेन मटेरियल है, दैट इज क्लॉथ। क्लॉथ यानी कि हमें ये पता है कि एक शर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू लगी है ना, मतलब जिसको सबसे ज्यादा पैसे जिस चीज पे हमें लगे वो कपड़ा है। कपड़ा क्योंकि खरीदेंगे, कपड़ा मेन मटेरियल है, तो वो मेन मटेरियल जो लगा है, सबसे ज्यादा कपड़ा लगा होगा, दैट इज मेन मटेरियल। यानी कि इसी तरह अगर आप लोग फॉर चेयर, एक शर्ट के लिए हम कह रहे हैं क्लॉथ, अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? वुड। उस चेयर का मेन हिस्सा, आपने इस पॉइंट को याद रखना है, इकोनॉमिक वैल्यू हाई। तो इकोनॉमिक वैल्यू देखें, एक प्रोडक्ट, एक चेयर के को देख के हमें क्या लगता है? चेयर को देख के ये लगता है कि सबसे ज्यादा इसमें लकड़ी यूज हुई है, तो लकड़ी की वैल्यू सबसे ज्यादा पे करनी पड़ी होगी हमें। तो इसका मतलब यह है कि वुड हमारी मेन मटेरियल है। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप देखते हो, आप उसको देखो कि वो जो मेन पार्ट है उसके अंदर मेन चीज क्या लगी हुई है सबसे ज्यादा, दैट इज मेन मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं लेबर की। लेबर क्या चीज है? लेबर हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर होता है बेसिकली मेन वर्कर। मेन वर्कर कौन सा वर्कर? जो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा होता है प्रोडक्ट, या प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर रहा होगा प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी पर्सन जो मेन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो मेन काम कर रहा होता है, प्रोडक्शन या सर्विस दे रहा होता है, वो बेसिकली मेन लेबर होता है। और उसका टाइम एक यूनिट के अंदर हमें पता होता है कि कितना लग रहा है, एक यूनिट के अंदर ट्रेसेबल होता है, ट्रेसेबल टू द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप देखें, अब हमें ये चीज पता है कि वन शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक लेबर ने अगर 2 आवर्स लगाए हैं तो दैट टाइम इज ट्रेसेबल, और हमें पता है कि उसको हमने 2 घंटे के ऊपर 1 घंटे का रेट कितना पे किया है, दैट इज ट्रेसेबल टू द वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेन यूनिट, हमें मेन पता होता है कि कितनी कॉस्ट लगी है, कितनी नहीं लगी, तो वो ट्रेसेबल होती है। जो चीज ट्रेसेबल होगी वो मेन हिस्सा होगा प्रोडक्ट का, और जो चीज नॉन ट्रेसेबल होगी उसको हम देखते हैं कि वो कैसे नॉन ट्रेसेबल होगी। इसी तरह देखें, जिस पर्सन ने चेयर बनाई होगी, जिस पर्सन ने चेयर बनाई होगी उसका टाइम हमें पता है कि चेयर एक को बनाने के लिए कितना लगा है, और उसने उस चेयर को बनाने के लिए 1 घंटे का रेट हमसे कितना चार्ज किया है। तो हर वो चीज जो एक यूनिट के अंदर ट्रेसेबल होती है, यानी कि मेजर पार्ट ले रही होती है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस होगी। थर्ड थिंग इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बेसिकली किसी स्पेशल जॉब पे लग रहे होते हैं। स्पेशल जॉब यानी कि स्पेशली आप कोई काम कर रहे हो, कोई स्पेशल एक स्पेशल जॉब या स्पेशल बैच तैयार कर रहे हो,
तो उसके लिए आपको पता होता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने काउंट हो रहे हैं, उसके लिए आपके एक्सपेंसेस पता होता है कि कितने काउंट हो रहे होते हैं। स्पेशल जॉब या स्पेशल बैच के ऊपर जो हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, दैट इज ट्रेसेबल। या आप देखें, हम यूं भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कोई हमने स्पेशल टूल या स्पेशल इक्विपमेंट लिया है, स्पेशल टूल या स्पेशल इक्विपमेंट लिया है, कोई चीज ऐसी ली है जिसको हमने प्रोडक्शन में यूज करना है। जैसे हम अगर यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहे थे कि कोई शर्ट बनानी है, तो एक शर्ट बनाने के लिए स्पेशली हमें एक मशीन खरीदनी पड़ी है और उसकी कॉस्ट हमें पता होगी कि कितनी लग रही है, तो दैट इज ट्रेसेबल। सो इसको हम बोलेंगे ये डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग देखें, हम कोई एक जॉब कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो उस एक काम के लिए हम स्पेशली बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, एक ही काम हम कर रहे हैं, एक ही जॉब या एक ही बैच तैयार कर रहे हैं, तो वो हमें पता होता है कि उसके अंदर कितना हमारा एक्सपेंस लग रहा है, तो वो ट्रेसेबल होता है। अब आ जाते हैं नॉन ट्रेसेबल यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें। तो इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम बात कर रहे थे बाय नेचर कैटेगरी की। बाय नेचर के अंदर डायरेक्ट की हमने बात की, डायरेक्ट के अंदर हमने कहा कि डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट की। इनडायरेक्ट के अंदर भी हमने यही कहा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब जब हम एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे थे कि हमें शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए क्लॉथ वाज डायरेक्ट मटेरियल। तो इसी तरह देखें, जो हमने पॉइंट्स पीछे लिखे थे कि इनडायरेक्ट के लिए जिसकी लेस इकोनॉमिक वैल्यू लग रही होगी, ये पॉइंट हमने माइंड में रखना है कि इकोनॉमिक वैल्यू अगेंस्ट द प्रोडक्ट इज लो, जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट लो वैल्यू होगी। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर देखें, अगर हम लोग देखें शर्ट के लिए, तो शर्ट के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? शर्ट के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल थ्रेड है, यानी कि जो धागा आप यूज कर रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि एक यूनिट के अंदर वो थ्रेड का धागा आपको कितना पड़ा है। अक्सर स्टूडेंट इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि हाँ, हमें ये चीज पता होती है कि हमने वो थ्रेड यानी कि एक नलकी कितने की ली है, बट वो पूरी नलकी यूज नहीं होती, पूरी नलकी कंज्यूम नहीं होती। आपको एक शर्ट बनाने के अंदर पता नहीं होता कि आधा धागा लगता है, आधा बच जाता है। तो उस हाफ थ्रेड की प्राइस कैलकुलेट करना या उसको एक यूनिट शर्ट के अंदर देखना, देखिए शर्ट के अंदर तो वो बिल्कुल कम के 5-6 रुपए की शायद लग रही होगी या 10-15 की लग रही होगी, तो वो बहुत लेस इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं करते। इसी तरह जब आप एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे कि हम चेयर बना रहे थे, तो चेयर बनाने के लिए देखें जो नेल्स हैं, नेल्स यानी कि कीले। अब कीलों का आप पूरा पैकेट लेते हो, पैकेट में से 3 या 4 कीले हम लगा रहे हैं, तो उन 3-4 कीलों की प्राइस अगेंस्ट द प्रोडक्ट इज वेरी लो, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत लो है। तो वो हम नेल्स को भी यानी कि कीलों की प्राइस भी इस तरह से नहीं कर सकते। इसी तरह स्क्रूज होते हैं, पॉलिश होती है। आप देखें पॉलिश अगर लेते हैं, तो पॉलिश आप जैसे आपने चेयर बनाई है या टेबल बनाया है, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए आप पॉलिश लगा रहे हो, तो पॉलिश की आपने बॉटल खरीदी है, उसमें से कुछ ड्रॉप्स आप यूज करोगे, उन कुछ ड्रॉप्स की प्राइस अगेंस्ट द चेयर बहुत कम है, बहुत लो कॉस्ट पड़ रही है, तो इकोनॉमिक वैल्यू लेस होगी, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, यानी कि नॉन ट्रेसेबल टू द वन यूनिट होगी। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर की बात अगर हम लोग करें, तो इनडायरेक्ट लेबर हमारा जो होगा, वो इनडायरेक्ट लेबर क्या है? वो वाली कॉस्ट जो कि बेसिकली उन लोगों की कॉस्ट जिनका हमें एक यूनिट के अंदर पता नहीं चलता कि वो कितनी लग रही है, एक यूनिट के अंदर ट्रेसेबल नहीं हो रही होती। जैसे देखें, नॉर्मली इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स या जो सुपरवाइजर्स होते हैं, इनकी कॉस्ट नॉन ट्रेसेबल में जाती है। मैनेजर या सुपरवाइजर्स की कॉस्ट, इधर देखें हम कह रहे थे मैन वर्कर यानी कि जो काम बंदा कर रहा है, जो शर्ट बना रहा है, हमें ये पता है कि जो बंदा शर्ट स्टिच कर रहा है या जो बंदा चेयर बना रहा है, उसने कितने टाइम में वो चेयर बनाई है। लेकिन जो मैनेजर या सुपरवाइजर है, वो तो सिर्फ और सिर्फ विजिट कर रहे होते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आके देख रहे होते हैं। तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि उन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिट को कितना टाइम दिया है, या एक यूनिट के अंदर उनका टाइम जो होता है वो नॉन ट्रेसेबल होता है, उसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको हम एस्टिमेशन बेस के ऊपर चार्ज करते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं,
ये हम कह सकते हैं, हम रेंट कह सकते हैं, इसी तरह हम मशीन डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। ये चीजें हम एक यूनिट के अंदर नहीं ट्रेस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम पे कर रहे होते हैं तो पूरा बिल मंथ के बाद आता है तो हम वो पे कर रहे होते हैं। हमें उसका ये नहीं पता होता कि एक एक यूनिट यानी कि एक एक प्रोडक्ट के अंदर वो बिल कितना कितना पड़ रहा है, वो हमें आइडिया नहीं होता। हमने यही चीज स्टार्ट की थी कि नेचर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने ये याद रखना है कि हमने जो भी चीज देखनी है, जो भी बात करनी है, वो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग करनी है, 1 यूनिट को माइंड में रख के करनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम 1 यूनिट के अंदर नहीं देखते कि कितना हमें 1 यूनिट पे पड़ रहा है। रेंट हम नहीं देख रहे होते, वो रेंडमली हम यूं ही पे कर रहे होते हैं। अब हम बिल्डिंग के अंदर 1 यूनिट बना रहे हैं या 10 यूनिट बना रहे हैं या 1000 यूनिट बना रहे हैं, रेंट तो जितना है वो उतना ही हम पे कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हम ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे होते 1 यूनिट के अंदर। इधर हमने कहा था जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था स्पेशल जॉब्स के लिए जो हम एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, स्पेशल जॉब, स्पेशल बैचेस के लिए। स्पेशली अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो स्पेशली काम करते हुए वो आपको टाइम का भी पता होता है कि कितना लग रहा है और कितना कंज्यूम हुआ होगा। जब आप रैंडमली यूं ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हो, वहां पे हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, वहां पे ये चीजें ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो ऑन टाइम मिल सके। और सजेशंस दें कि इन चीज़ों को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इन टच रहें ताकि डेली के लेक्चर्स आपको डेली मिला करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।